आज हम इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो देयर इज टू टाइप ऑफ सोर्स, वन इज आर्कियोलॉजिकल, अनदर इज लिटरेचर। टाइप ऑफ सोर्स ऑलरेडी हमने बात किया, एक लिटरेचर है, दूसरा आर्कियोलॉजी है। अब हम आर्कियोलॉजी के बारे में ही देखेंगे कि आर्कियोलॉजी क्या है। जो भी रिमेन्स मिलते हैं, टूल्स, फिसल्स या पोएट्रीज जो मिलते हैं वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस में काउंटेड होते हैं। और लिटरेचर के बारे में रिलीजियस और नॉन रिलीजियस टू टाइप के सोर्स होते हैं। रिलीजियस में जो ब्राह्मणिकल रिलीजियस है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है और जैन लिटरेचर है। नॉन रिलीजियस में जो नॉवेल्स हैं, हिस्टोरिकल नॉवेल्स, रजत रंगनी और शास्त्र, इस तरीके से नॉन रिलीजियस होते हैं। आपको यहाँ पे तीसरा एविडेंसेस भी देखने को मिल रहा है। जो फॉरेनर ट्रेवलॉग हैं, जो फॉरेनर आते हैं इंडिया में और वो इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ लिखते हैं, तो वो जो है वो भी एक हिस्ट्री का लिटरेचर में काउंट होता है। का इंडियन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है, तो बात करते हैं। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उससे ह्यूमन पास्ट की जो एक्टिविटीज है उसके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे टूल्स, किस तरीके का वहाँ टूल्स होता था, वो हंटिंग के लिए यूज होता था कि प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता था, इसके बारे में पता चलता है। पोएट्रीज में खाना बनाते थे, सामान रखते थे, क्या करते थे, इसके बारे में पता चलता है। बिल्डिंग्स, उनके रहने के लिए क्या होता था, बिल्डिंग्स में रहते थे, केव में रहते थे, इसके बारे में डिटेल में। अगर बिल्डिंग्स बनती थी तो जो ईंटें थी, पकी थी ईंटें होती थी, कच्ची ईंटें होती थी, जिससे हमें पता ये चलता है उनका मटेरियलिस्टिक कंडीशन क्या था। इंस्क्रिप्शन एक तरीके का अनफिल्टर्ड सोर्स होते हैं। इसमें किंग जो है अपने इवेंट्स, अपना ग्लोरीफाई जो भी होता है, सारा डिटेल्स इंस्क्रिप्शंस में लिखते हैं। क्वाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो स्पेसिफिक डायनेस्टीज है, उस डायनेस्टी के क्या प्रेजेंट टाइम में किंग का पावर क्या है, उनका कंडीशन क्या है, कितना क्वाइंस मिल रहा है, गोल्ड का मिल रहा है, सिल्वर का मिल रहा है, ये किस क्वाइंस शीशे का मिल रहा है, किसका मिल रहा है, इससे हमें पता चलता है किंग कितना पावरफुल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडिया में बात करते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश हुआ है 1861 में, अलेक्जेंडर कनिंघम ने एस्टेब्लिश किया है। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे और अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी बोला जाता है। और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को अगर हम खोज करते हैं तो उसके लिए एक्सकवेशन किया जाता है। दो टाइप के एक्सकवेशन देखने को मिलते हैं, एक तो वर्टिकल होता है, दूसरा हॉरिजेंटल होता है। वर्टिकल के बारे में बात करते हैं तो इसमें टाइम पता चलता है कि पर्टिकुलर जो सिविलाइजेशन है कितने टाइम तक एग्जिस्ट कर रहा था, उसका टाइम क्या था। हॉरिजेंटल के बारे में बात करेंगे तो इसमें कंप्लीट नॉलेज ऑफ सिविलाइजेशन का, उसका क्या कल्चर था, किस तरीके से रहन सहन था, उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे आप इस स्लाइड में पहले तो जो अलेक्जेंडर कनिंघम है उनका पिक्स देख सकते हो। दूसरे पिक्स में ये देखने को मिल रहा है कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सकैवेशन कैसे है, लेंथ में कैसे हो रहा है, और वर्टिकल एक्सकैवेशन कैसे होता है। ये दोनों का डिफरेंसेस आपको देखने को क्लियरली मिल रहा है। आइए साइंटिफिक टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। जो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिलते हैं उसका साइंटिफिक टेक्निक्स क्या है, मेजरमेंट्स का, डेटिंग का, कितना पुराना है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे देखने को मिलता है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टडी किया जाता है। ये रेडियो डीके के थ्रू हमें पता चलता है कितना पुराना है। यहाँ पे कार्बन डेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है कार्बन डेटिंग के थ्रू रेडियो कार्बन डेटिंग का पता चलता है। ये बेस्ट मेथड्स है। और आपको यहाँ पे कुछ टर्म देखने को मिल रहा है, ये टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके थ्रू भी ट्रैक किया जाता है जो डेटिंग है कितना पुराना है। ओके, आइए दूसरा बात करते हैं आर्कियोमेट्री के बारे में। इसमें ये साइंटिफिक टेक्निक है। आर्कियोमेट्री एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसमें हम यूज करते हैं, जो मटेरियलिस्टिक मिलता है उसका मेजरमेंट क्या है, और एंशिएंट ऑब्जेक्ट मटेरियल का मेजरमेंट्स पता चलता है आर्कियोमेट्री में। यहाँ पे जैसे बात करते हैं, महाराष्ट्र के इनाम गांव का एक चालकोलिथिक साइट है। वहां के सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट्स ज्यादा ही मिलता है। घर के अंदर जो नाइट्रोजन का कंटेंट्स है वहां ज्यादा मिलता है। इससे ये पता चलता है वहां के लोग एनिमल के साथ रहते थे, एनिमल को अपने साथ में रखते थे और वो कोर्टयार्ड में ही रहते थे। तो हमें इससे ये भी एक्स्ट्रा नॉलेज पता चलता है कि ये लोग पालतू जानवर रखते थे। ओके, आगे बात करते हैं। जो पैलियोनोटोलॉजी है, इसका यहाँ डेड ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलता है। डेड ऑर्गेनिज्म का स्टडी करते हैं और इसमें जो मोलिकुलर बायोलॉजी और डीएनए का स्टडी किया जाता है पैलियोनोटोलॉजी में। और इससे ह्यूमनॉइड का इवोल्यूशन कैसे हो रहा है,
किस तरीके का एवोल्यूशन हुआ डीएनए से, फॉसिल से, इससे एवोल्यूशन के बारे में पता चलता है। और दूसरा यहाँ पे माइग्रेशन और जो पैटर्न ऑफ माइग्रेशन के बारे में भी पता चलता है। जैसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस में सेम डीएनए के दो ही लोग मिल रहे हैं, डीएनए का लगभग सेम मिल रहा है, तो ये पता चलता है कि पहले एक जगह से दूसरी जगह का माइग्रेशन जो हुआ है कैसे हुआ है। और बोन जो बोन प्रोवाइड करता है, इससे बोन से ही हमें सारी डिटेल्स मिलती आती है। बहुत से इंफॉर्मेशन है, इससे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। आइए आगे बात करते हैं फ्यूनल एनालिसिस में। फ्यूनल एनालिसिस में एनिमल को हंटेड किया जाता है, डोमेस्टिकाइज किया जाता है, ये क्लियर हमें पता चलता है। और क्योंकि इसमें ये पता चलता है एज ऑफ एनिमल का डेथ क्या था, जो एज एनिमल जो डेथ हुआ है उसका एज क्या है, किसी डिजीज से अफेक्टेड है और किस तरीके से मारा गया है, इसके बारे में डिटेल एनालिसिस होता है। और बोन के थ्रू ही, जैसे हमने बताया कि बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोन के थ्रू ही ये भी पता चलता है कि जो स्पीसीज है, जो एनिमल है डोमेस्टिसाइज है या कि उसको वाइल्ड एनिमल है, ये दोनों का डिफरेंस किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें जो है फ्यूनल इसमें इन्वायरमेंट, कुछ इन्वायरमेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पता चलता है, जैसे क्लाइमेट, वेजिटेशंस, वेज कितना अवेलेबल है, क्लाइमेट क्या है उस समय का, और सीजन्स किस तरीके से था, इसके बारे में उस साइट, प्रॉपर साइट के बारे में पूरा डिटेल्स फ्यूनल एनालिसिस के थ्रू हमें पता चलता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो बोन है, बोन को कैसे फाउंड किया जाता है, कितना बी केयरफुल होके, कितना ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है एक बोन को, या किस तरीके से यहाँ पे अब दूसरे स्लाइड में देख रहे हैं, दूसरे पिक में देख रहे हैं, इतना बी केयरफुल होके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को हमें फाइंड करना पड़ता है। ये पोएट्रीज के बारे में आप देख रहे हैं, कैसे कल्चर के बारे में पता चल रहा है कि कल्चर किस तरीके की पोएट्रीज है या किस तरीके से रखा जाता था, उसको खाना बनाने के लिए यूज किया जाता था या किसी अन्य चीजों के लिए यूज किया जाता है। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं उसका इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंटरप्रिटेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जब आपके पास कोई फैक्ट आ रहा है, जैसे जो लिटरेचर होता है, लिटरेचर में आपको डायरेक्टली मिल जाता है जो भी लिखा हुआ, आप उससे क्लियर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ एविडेंस मिल रहा है, जैसे कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, टूल्स, तो उसके थ्रू हम इंटरप्रेट करते हैं। यहाँ पे हमें उसका सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझने को मिलता है। 1960 में सबसे पहले जो ट्रेडिशनल हिस्ट्री था, ट्रेडिशनल हिस्ट्री इंटरप्रिटेशन था, उसको जो है आर्कियोलॉजी ने चैलेंज किया और उसको न्यू आर्कियोलॉजी बोला गया, और इसको प्रिसिकुलिज्म भी बोला गया। इसको न्यू आर्कियोलॉजी को प्रिसिकुलिज्म के नाम से समझा जाता है। उसके बाद पोस्ट प्रिसिकुलिज्म स्कूल आया, इसमें जो है जो चैलेंज, इसमें जो एग्जिस्टिंग थ्योरी था उसको चैलेंज किया, और चैलेंज करने के साथ साथ जो मेटेरियलिस्टिक कल्चर था, मेटेरियलिस्टिक कल्चर को इसने और ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से समझने की कोशिश किया और समझाया। इसमें यह समझाया कि जो सोशल ग्रुप्स है, जो एग्जिस्टिंग सोशल ग्रुप है और उसका सोशल ग्रुप के साथ क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेस है, पूरा डिटेल में डिस्कस करता है, यहाँ पे अच्छे से बताता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी। इसमें जो है हम जो सोशल जो कम्युनिटीज है, कम्युनिटीज के बारे में, एंशिएंट कम्युनिटीज की थिंकिंग क्या थी, उनका बिलीव्स क्या था, उनका रिलीजन किस तरीके से था, वो क्या फॉलो करते थे, कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी से हम उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। लिटरेचर हमें डिटेल में जानकारी तो देता है, लेकिन एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस है, रिलीजियस प्रैक्टिस है, उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। इसलिए उस प्रैक्टिस को समझने के लिए हमें कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी की जरूरत पड़ती है। और इससे जो है जो ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है, जो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आता है, लेकिन ज्यादा डिटेल में हमें कॉग्निटिव आर्कियोलॉजी से समझ में आता है। जैसे हम बात करते हैं स्टोन एज के बारे में, जब हम देखते हैं वहां पे कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं होता, वहां हम पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंड होते हैं। पूरा हमारा स्टोन एज जो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एज है, उसमें हमें आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंड होकर उसको समझने की कोशिश करते हैं। आफ्टर उसमें हम कुछ ग्रेव में, जो ग्रेव होता है, उस ग्रेव में कुछ ऐसा मिलता है कि जो ह्यूमन बॉडी के पास में कुछ चीजें दफनाई जाती हैं। इससे यह पता चलता है उनके डेथ के बाद लाइफ में भी बिलीफ्स था। आइए नेक्स्ट आते हैं, इथनोग्राफी को देखते हैं। इथनोग्राफी क्या है? इथनोग्राफी में यहाँ लिविंग कल्चर और कम्युनिटीज के बारे में देखते हैं। जो लिविंग कल्चर और कम्युनिटीज है उसके बारे में इथनोग्राफी में देखते हैं। अच्छा, यहाँ इथनो आर्कियोलॉजी है। अब इथनो आर्कियोलॉजी में क्या है? जैसे इथनोग्राफी में तो हमें पता चल गया लिविंग कल्चर और आर्कियोलॉजी कम्युनिटीज के बारे में देख रहे हैं, लेकिन इथनो आर्कियोलॉजी क्या है?
इसमें स्टडी करते हैं बिहेवियर एंड प्रैक्टिस ऑफ द लिविंग कम्युनिटीज, और इसके थ्रू हम उनके पास्ट को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट टाइम में जो है उसको हम कांटेक्ट करके या रिलेट करके उनके पास्ट के कम्युनिटीज के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। और इथनो आर्कियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक गैप फिलफिल करता है एंशिएंट और मॉडर्न के समय में। इसमें हेल्प करता है कि जैसे प्रेजेंट टाइम में वीमेन का क्या रोल है, और उसको रिलेट करता है कि एंशिएंट टाइम में क्या उनके एक्टिविटीज हो सकती हैं क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में। ओके, इथनोग्राफी में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीमेन का भी पार्टिसिपेशन किस तरीके से है। मेल के साथ फीमेल भी बैठी हुई हैं, उनका अपना पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और पोट्रीज बनाने में क्या है इस तरीके से। तो ये चीजें हमें इथनो आर्कियोलॉजी के थ्रू ही समझ में आता है। अच्छा, आगे बात करते हैं इथनो आर्कियोलॉजी में। यहाँ पे बात करते हैं स्टडीज ऑफ मॉडर्न कम्युनिटीज ऑफ हंटर गैदर्स। जो हंटर गैदर्स है मॉडर्न कम्युनिटीज का, उसको समझने की कोशिश करते हैं। और इसके साथ हमें यह पता चलता है कि जो शिफ्ट कल्टीवेशन कैसे शिफ्ट हुआ है, एंशिएंट जो कल्टीवेशन कैसे शिफ्ट हुआ है हंटर कम्युनिटीज को, किस तरीके से वो कल्टीवेशन कम्युनिटीज में शिफ्ट हुआ है। और इसके साथ साथ हम ट्राइबल कम्युनिटीज को भी समझते हैं को कंप्लीट आइसोलेटेड नहीं था, उनका लिंक किस तरीके से फूड आइडेंटिटी और कल्चर कैसे लिंक करता है मॉडर्न कम्युनिटीज के साथ। इथनो आर्कियोलॉजी से ये पूरी तरीके से समझ में आता है हमें। जैसे उपेंद्र सिंह का रेफरेंस है, अंडरस्टैंडिंग प्री हिस्ट्रिक टूल्स स्टडिंग ऑफ द मॉडर्न ट्राइब कम्युनिटीज यूजिंग द सिमिलर टूल्स। जब हम आर्कियोलॉजी के थ्रू प्री हिस्ट्री जो हमारा टूल्स मिलता है और मॉडर्न जो ट्राइबल है उससे जो सिमिलैरिटीज हैं, जब सिमिलैरिटीज को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि दोनों का स्टडी कर पाते हैं, कि इंटरलिंक कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं। और दूसरा एनालिसिस ऑफ द जो पोस्टलिथिक प्रैक्टिस है न्यूलिथिक में, न्यूलिथिक लाइफ में, ये भी हमें पता चलता है उपेंद्र सिंह का ही। अब आते हैं इपिग्राफिक स्टडीज। इपिग्राफिक इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं। इपिग्राफी है द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। अच्छा, ये क्वाइंस और इंस्क्रिप्शंस ये जो है आर्कियोलॉजी के अंदर ही आता है, आर्कियोलॉजी ही है, लेकिन इपिग्राफी और क्वाइंस इनका भी एक सिमिलर ब्रांच होता है, एक डिफरेंट ब्रांच होता है, सिमिलर नहीं डिफरेंट होता है। जैसे जो इंस्क्रिप्शंस का स्टडी किया जाता है उसे इपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। इंस्क्रिप्शंस क्या प्रोवाइड करता है? इंस्क्रिप्शन इज एन राइटिंग दैट द इनग्रेव्ड समथिंग्स, जो किसी चीज पे लिखा जाता है, जैसे स्टोन, वुड, मेटल, यूजुअली प्लेट, ब्रॉन्ज स्टेज और ब्रिक्स, क्ले, सेल्स और पोट्रीज, जो इन पे लिखा जाता है वो चीजें इंस्क्रिप्शंस होती हैं। ओके, इसी इनके बारे में जो स्टडी किया जाता है वैसी इपिग्राफी होता है। इपिग्राफी इंक्लूड द डिस्फेयरिंग, इनको जो पढ़ा जाता है उस टेक्स्ट को, द टेक्स्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन एनालिसिस इंफॉर्मेशन कंटेंट्स, उसमें बहुत से इंफॉर्मेशन मिलती है रूलर्स के बारे में, उनको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो जो पढ़ने के लिए जो टर्म होता है वो पैलियोग्राफी बोलते हैं। जो एंशिएंट राइटिंग को जब पढ़ते हैं, क्योंकि एंशिएंट राइटिंग के बारे में बात करेंगे तो जैसे ब्राह्मी, खरोष्ठी, अरमाइक, बहुत से डिफरेंट लैंग्वेज थे, तो वो लैंग्वेज को समझने के लिए जब पढ़ते हैं तो वो पढ़ने का स्टाइल वो पैलियोग्राफी कहते हैं। और जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो कुछ इंस्क्रिप्शंस मिले हैं और उस समय जो कंटेंट हुए वो आज तक डिस्फेयर नहीं हो पाया। ओके, तो जो अभी डिस्फेयर हो पाया है उसको जो पढ़ने की कोशिश करते हैं उन लोगों को पैलियोग्राफी बोलते हैं। ओके, जो पहली बार पूरी तरीके से लिटरेचर एविडेंस राइटिंग मिलता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन का, वो बुद्धिस्ट लिटरेरी टेक्स्ट में देखने को मिलता है, स्पेशली जातक और विनय पिटक में। ओके, आगे बात करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्क्रिप्ट। जो स्क्रिप्ट है वो 3 टाइप के स्क्रिप्ट देखने को मिलते हैं। एक तो लोगोग्राफिक स्क्रिप्ट है जो सिंबल स्टैंड वन वर्ड होते हैं, और दूसरा सिलेबिक स्क्रिप्ट है जो सिलेबिक स्क्रिप्ट और अल्फाबेटिक स्क्रिप्ट है, सिंगल फोनेटिक साउंड होता है। ओके, इंपॉर्टेंस क्या है इसका? इंस्क्रिप्शंस की इंपॉर्टेंस हमें डायरेक्ट एविडेंस, हिस्टोरिकल इवेंट्स और रूलर्स और कल्चरल प्रैक्टिस के बारे में पता चलता है। उपेंद्र सिंह का ही रेफरेंस है। और जो अशोकन एडिक्ट्स है, जैसे मौर्यन का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है उपेंद्र सिंह में, पेज नंबर 313 से 315 तक आपको देखने को मिलेगा। ओके, जो खरोष्ठी इंस्क्रिप्शन है, जो खरोष्ठी लैंग्वेज है, वो नॉर्थ टू साउथ
डायरेक्शन में देखने को मिला है, जैसे इंडस, स्वात, काबुल रिवर, यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है, जो एंशिएंट टाइम में इसको गंधार के नाम से जानते हैं। और अशोक का शाहबाज गढ़ी और मनसेरा इंस्क्रिप्शंस इसी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। अगर ओरिजिन ऑफ ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में बात करते हैं, इससे पहले खरोष्टी के बारे में, यहाँ ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में लेफ्ट टू राइट में लिखा जाता है। और इसके अलावा इसके ओरिजिन, इसके साथ साथ ये इंडिजीनियस ओरिजिन माना जाता है जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, और दूसरा अरमाइक ओरिजिन्स देखने को मिलता है। डिफरेंट स्टेज ऑफ ब्राह्मीन्स, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है डिफरेंट डायनेस्टीज ने अपने हिसाब से लिखा है, जैसे अशोकन ब्राह्मी डिफरेंट है, कुषाण ब्राह्मी डिफरेंट है, और गुप्ता ब्राह्मीज डिफरेंट है। ओके, डीसी सरकार ने इसको 3 पार्ट में बांटा है, क्लासिफाइड किया है, किस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, ओरिजिन हुआ है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का। एक तो अर्ली ब्राह्मी जिसे 3rd सेंचुरी से 1st सेंचुरी बीसी तक, दूसरा मिडिल ब्राह्मी को 1st सेंचुरी से 3rd सेंचुरी सी, और लेट ब्राह्मी 4th to 6th सेंचुरी सी। तो 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं नॉर्दर्न इंडिया में किस तरीके का ब्राह्मी का ओरिजिन हुआ है। ओके, एपिग्राफी का आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप खरोष्टी का इंस्क्रिप्शंस देख सकते हैं, कुछ सिंबल है, ये सिंबल है किस तरीके से, जैसे ए आई ओ यू ई, और का किस तरीके से कंटेन करते थे, खा का किस तरीके से क्या सिंबल होता है खा का। तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट के बारे में पूरा डिटेल्स में आपको देखने को मिल रहा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डेटिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस का जो इंस्क्रिप्शंस है उस पर जो डेट मेंशन किया जाता है, किस तरीके से डेट मेंशन किया जाता है, क्योंकि प्रेजेंट जो एंशिएंट कैलेंडर है वो ज्यादातर जैसे वो लूनर के हिसाब से लिखा जाता है, लूनर या सोलर जो यूनिट होता है उसके बेसिस पे कैलेंडर बनते थे, और स्पेसिफिक उसी के बेस पे समटाइम स्पेसिफिक मंथ, लूनर 4th नाइट किस तरीके कौन सा नाइट है, और लूनर डे तिथि के बारे में पता चलता है, और वीकेंड सिविक डेट के बारे में पता चलता है। और जो प्रॉपर जिसके बारे में हम बात करते हैं, जो हम आज जानते हैं, स्पेसिफिक ईयर और डे के बारे में जब हमें पता चलता है, ये 2nd सेंचुरी सी से मेंशन किया गया। और बाद में कुछ जैसे यहाँ पे आपको मौर्यन इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखना, जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसका एवोल्यूशन मौर्यन टाइम में किस तरीके से हुआ है, वहां पे आपको डिटेल में देखने को मिलता है। ओके, आगे बात करते हैं। अर्ली ब्राह्मी और लेट ब्राह्मी के स्क्रिप्ट में कंपेरिजन में हमें ये डिटेल में पता चलता है। मेनी डिफरेंट एराज ऑफ द एंशिएंट एंड मिडवल टाइम, जो एंशिएंट और मिडवल टाइम में बहुत से एराज फॉर्म हुए हैं, जैसे विक्रम एरा 58 BC, साक एरा 78 CE, और कलचुरी चेदी एरा 248 CE, और गुप्ता एरा 339 to 20 CE। ओके, इंस्क्रिप्शंस को क्लासिफाइड किया जाता है इस कुछ कैटेगरीज में, जैसे यहाँ पे डोनेटिव इंस्क्रिप्शन, डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शंस, और कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन है। डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस को फेवर ऑफ रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट वर इंस्क्राइब्ड ऑफ द श्राइन वॉल्स एंड रेलिंग्स, जो डोनेटिव इंस्क्रिप्शंस है उसको श्राइन वॉल और रेलिंग्स में इंस्क्राइब किया जाता है। जैसे अशोकन जो एडिक्ट्स है, बुद्धिस्ट धम्म के बारे में वहां जानकारी मिलती है। डेडिकेटिव इंस्क्रिप्शन है, एक गुप्ता टाइम पीरियड में किस तरीके लैंड ग्रांट किया गया है वहां पे आपको देखने को मिलता है, और सतवाहना में सबसे पहले लैंड ग्रांट किया गया है, तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है। जो कॉमरेटिव इंस्क्रिप्शन है, ये लुम्बिनी पिलर इंस्क्रिप्शन, जो अशोक ने लुम्बिनी में कब विजिट किया है इसके बारे में पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ स्पेसिफिक इवेंट के बारे में, विजिट ऑफ किंग बुद्धा प्लेस, बुद्धा के प्लेस पे किंग विजिट कर रहे हैं। आगे बात करते हैं इंस्क्रिप्शन एज द सोर्स। वही इंस्क्रिप्शन जो है पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में डिटेल में जानकारी देता है, और इसके साथ साथ किंग का ज्योग्राफिकल जो एक्सपेंशन है, किस रीजन पे उसका रूल है और कितना वो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल कंट्रोल के बारे में पता चलता है। जैसे प्रशस्ति इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं, जो अशोकन पिलर इंस्क्रिप्शंस है, इसमें जो है जो समुद्रगुप्त का ग्लोरीफाई कैसे किया गया है इसमें डिटेल में जानकारी मिलती है। ये उपेंद्र सिंह बोलते हैं, उपेंद्र सिंह ये बताती हैं कि इंस्क्रिप्शन आर अमंग द मोस्ट डायरेक्ट अनफिल्टर्ड सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसमें कोई बायसनेस नहीं होता, जो किंग कहना चाहता है अपने इंस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिखता है, और हमें वो डायरेक्ट मैसेज पहुंचता है हमारे पास तक। अभी तक हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात कर रहे थे, अब हम कॉइन्स के बारे में बात करते हैं।
जो न्यूमिस्टिक्स बोला जाता है। न्यूमिस्टिक्स में स्टडी ऑफ कॉइन्स, एनालिसिस ऑफ, जैसे कि हम न्यूमिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं, स्टडी ऑफ कॉइन्स, इसमें जो है कॉइन्स का स्टडी किया जाता है। कॉइन्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉइन्स इंपॉर्टेंट कैसे होता है? क्योंकि इसमें ये चलता है कि कॉइन्स से हमें किंग के पावर, नॉलेज, हर चीज के बारे में पता चलता है। आइए देखते हैं कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स इंक्लूडिंग द एनालिसिस ऑफ मटेरियल आउट विच कॉइन्स वर मेड। कॉइन्स किससे बना है इसके बारे में पता चलता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ मेटल, मेटल का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफाई ऑफ द स्टडीज फॉर्म्स, जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टडीज फॉर्म कॉइन्स बेसिस ऑफ देयर फैब्रिक्स, कॉइन्स का जो फैब्रिक है जैसे साइज, शेप, थिकनेस, डिजाइन और वर्कमैनशिप। और मेट्रोलॉजी, वेट उसका कितना है, डिजाइन क्या है, मेटल, मेटेलिक कंपोजिशन क्या क्या मिला के बना है, टेक्निक्स ऑफ मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का टेक्निक्स क्या है, और क्या मैसेज कंटेन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और क्वाइन दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, क्वाइन जो है किंग के पावर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज के बारे में बताता है। अच्छा, पावर और इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज के बारे में कैसे बताता है? जैसे किंग ज्यादातर अगर सोने का चला रहा है, गोल्ड का कॉइन चला रहा है, पावरफुल है, और शीशे का कॉइन्स ज्यादातर चला रहा है, लेड का कॉइन्स, तो कहीं ना कहीं उसका दिखा रहा है कि उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन अनस्टेबिलिटीज है। ओके, आगे बात करते हैं। क्वाइंस के थ्रू हमें, इंडो ग्रीक क्वाइंस के थ्रू ये पता चलता है कि इंडिया में किस तरीके का हेलेनिस्टिक इन्फ्लुएंस पड़ा है। ये उपेंद्र सिंह 252 में क्लियरली देखने को मिलता है। और इसके बाद से ही इमेज देखने को मिलता है, किंग जो है अपने क्वाइंस पे अपना इमेज इनक्रेव करने लगे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही क्वाइंस ऑफ एंशिएंट इंडिया, ये एक प्रॉपर पूरा बुक लिखा है जिसमें फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम टू डाउन टू द 7th सेंचुरी एडी तक का, पूरा 7th सेंचुरी एडी तक का किस तरीके का क्वाइंस का इवोल्यूशन हुआ है, इवोल्यूशन के साथ साथ उसका डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड किए हैं। और यहाँ गुप्ता का कुछ गोल्ड क्वाइन है उसके बारे में मेंशन किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं जो क्वाइन, जो आर्कियोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट है। आर्कियोलॉजी जो इंडियन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री के बारे में, प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री का जो गैप है उसको फिलफिल करता है। अब स्टोन एज के बारे में अगर हम बात करते हैं, जो पूरा स्टोन एज है वहां पे हमें कोई भी लिटरेचर प्रोवाइड नहीं होता है। जो नियोलिथिक से लेकर, पैलियोलिथिक से लेकर नियोलिथिक का एज है, वहां तक कोई भी लिटरेचर नहीं होता। इवन चालकोलिथिक टाइम पीरियड में नहीं मिलता। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो देखने को मिला, आज भी वो जो पढ़ा नहीं जा सका, डिस्फर्ड नहीं किया जा सका। तो हम पूरी तरीके से आर्कियोलॉजी पे ही डिपेंड होते हैं उसको इंटरप्रिटेट करने में। तो उस चीज का फुलफिल करता है, उस गैप को फुलफिल करता है। और जो टेक्निक्स जैसे एपिग्राफी टेक्निक्स है और न्यूमिस्टिक टेक्निक्स है, एपिग्राफी और न्यूमिस्टिक्स के थ्रू हमें ये पता चलता है एंशिएंट सोसाइटी क्या है, एंशिएंट सोसाइटी के बारे में डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होता है। और किंग जब एपिग्राफी वो करता है, न्यूमिस्टिक्स जारी करता है, तो अनफिल्टर्ड एक मैसेज होता है जो हमारे पास पहुंचता है और उसको हम क्लियरली इंटरप्रेट कर पाते हैं। जैसे कि उपेंद्र सिंह कहते हैं कि आर्कियोलॉजी प्रोवाइड द साइलेंट टेस्टिमनी ऑफ पास्ट, ये एक पास्ट के बारे में डिटेल में बताता है, साइलेंट टेस्टिमनी देता है। टेक्सुअल सोर्स, विच टेक्सुअल सोर्स में बी ओवरलुक्ड एंड मिसइंटरप्रेटेड। कभी कभी ये जो टेक्सुअल सोर्स हैं कि वो मिस इंटरप्रेट कर दें या उसको देखने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी उसको डिटेल में बताता है। तो आज हमारा जैसे आर्कियोलॉजी ऑफ सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री का पहला पार्ट, आर्कियोलॉजी को हमने डिस्कस कर दिया है, पूरा खत्म कर दिया है। और यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे हमने बात किया था कि फादर ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट कौन है, अलेक्जेंडर कनिंघम में ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है। न्यूमिस्टिक्स के बारे में पूछा गया था, न्यूमिस्टिक्स क्या है, कि कॉइन्स को स्टडी करने को क्या बोला गया है, क्या टर्म है। एपिग्राफी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ से आपके लिए ठीक ठाक क्वेश्चन आ जाएंगे। और अभी पीवाईक्यूज के भी बारे में देखेंगे, पीवाईक्यू में भी जो यहाँ पे है पूरा डिटेल्स में, वहाँ पीवाईक्यूज के बारे में यहाँ मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन आपका आएंगे। ऑलरेडी टाइम कम है तो बहुत भी स्पेसिफिक होके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम ऐसी वीडियो लाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा भी स्पेसिफिक होके लाएंगे जिसमें आपके क्वेश्चन फंसे, आपके क्वेश्चन आए, कि ऐसा नहीं कि अगर आप आधे घंटे टाइम दें
1 घंटे टाइम दे तो उसमें आपका कुछ नहीं फंसे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे जिसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करो। और क्वेश्चन आए तो आपका इसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आराम से आएंगे। एक्चुअली क्या है कि अभी का 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें पे आपको टाइम लिमिट होता है, तो इसमें से क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा। आप एक बार इस वीडियो को पूरा अगर देखे हैं तो अच्छी तरीके से, और आगे पीवाईक्यूज भी लाते हैं।